हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 एग्जामिनेशन का आंसर की रिलीज कर दिया गया है। और जो टीयर 2 का पेपर हुआ था दोस्तों, वो दो अलग अलग दिनों पे लिया गया। एक तो सॉरी, यहाँ पे डेट गलत है। 18 जनवरी, पहला आपका 18 जनवरी और दूसरा हो गया 20 जनवरी। ठीक है, तो दो अलग अलग दिन पर लिया गया है। आपको अगर पता हो, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि सीजीएल टीयर 2, जिसको हम सीजीएल मेंस के नाम से भी जानते हैं, इसमें मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में 18 जनवरी 2025 को जो टीयर 2 का पेपर हुआ था, उसमें मैथ्स के जो भी 30 क्वेश्चन आए थे वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन की बात करो दोस्तों आप, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। और क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे देखने को मिल जाएगा। वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि आज ही आपका आंसर की आउट हुआ और आज ही सेम डे में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो आपको कल के डेट में देखने को मिलेगी, यानी कि 22 जनवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये सीजीएल का टीयर 2 एग्जामिनेशन 2024 है। ठीक है, टीयर 2 एग्जामिनेशन, यहाँ पर एग्जाम डेट ऑफिशियल और टाइम भी आप देख सकते हैं, सेंटर नेम वगैरह वगैरह जो होता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियो को देखना और एसएससी के हर एक एग्जामिनेशन का चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप इंस्टाग्राम स्टार हो तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी कर लें। बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रायंगल एबीसी जो है वो इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में जिसका सेंटर O है, AB इक्वल टू 21, BC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 29। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। बहुत से ज्यादा आसान सवाल है, अगर आपको याद होगा। इतना ही देखकर मैं समझ गया कि देखो यहाँ पर सर्कम रेडियस निकालना है। सबसे पहले देखो इसमें क्या चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो लाइंस दिया गया है, आपको लाइन में बोल रहा हूँ, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये जो नंबर है आपका, एक 29, एक 21 और एक 20, ये ट्रिपलेट्स हैं। और जैसे ही मुझे पता चला कि ये ट्रिपलेट्स हैं और हमें सरकम रेडियस बताना है, तो मैं समझ गया कि सरकम रेडियस की जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेनस का आधा होता है, यानी कि कर्ण का आधा होता है, और सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होता है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है इसमें वो 29 है। 29 का आधा कितना होगा? 14.5। और इस तरह से मिनटों का काम हमने सेकेंडों में कर दिया। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, ये कह रहा है कि 2200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता अपनी साइकिलें एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में इस रफ्तार से चलाई, वे कितने समय बाद पुनः मिल जाएंगी। बहुत आसान सवाल। कैसे आसान है? देखो, अगर आपको टाइम निकालना है दोस्त, तो टाइम निकालने से पहले आपको सोचना होगा डिस्टेंस और स्पीड के बारे में। बिकॉज जो टाइम होता है ये डिस्टेंस बाई स्पीड के बराबर होता है। डिस्टेंस बोले तो चूंकि सर्कुलर है आपके पास पाथ, तो सर्कुलर पाथ का जो लेंथ है दोस्तों वो आपको 2200 मीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो डिस्टेंस है दोस्त वो 2200 मीटर हो गया। लेकिन स्पीड क्या होगी? चूंकि दो सहेलियां हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, जब भी डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हम क्या करते हैं, स्पीड को ऐड कर लेते हैं, यानी कि स्पीड का सम लेते हैं। तो आप देखोगे 20 एंड 16, दिस इज 36। लेकिन जो स्पीड है दोस्तों ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है और जो डिस्टेंस है वो मीटर में गिवन है। सो दैट वी हैव टू चेंज द यूनिट ऑफ स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर सेकेंड को, सॉरी, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये 18 से 2 टाइम्स 5 टू 10 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 220 मिनट बचा, जिसको अगर आप घंटे में लिखना चाहो तो आप 220 को 60 से डिवाइड करोगे, यानी कि ये कटेगा, और 6×3=18, या फिर काटने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही देख लो। इससे 60×180 होता है, यानी कि 3 घंटे और 40 मिनट और रह जाएगा शेष। तो 3 घंटे और 40 मिनट, जो कि आपके ऑप्शन डी में है।
अगला सवाल बहुत ही बेसब्री के साथ आपको इंतजार होगा तो मैं सॉल्व कर देता हूं, लेकिन अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो ताकि हम ऐसे और वीडियो आगे बनाते रहें और वीडियो लाते रहें, अपने सारे काम छोड़ के वीडियो बनाते रहें, लेकिन इसके लिए आपको लाइक करने की आवश्यकता है दोस्तों। इन अ ट्रायंगल एच जे के, ट्रायंगल का नाम है प्यारा सा एच जे के, एसएससी ने कुछ तो बदलाव किया, कम से कम ट्रायंगल का नाम ही बदल डाला इस बार। इसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं, जी जो है वो एक बिंदु है एच जे पर, और इस तरीके से बिंदु है कि एच जी और जी के और जे के ये सारे ही बराबर हैं। तो हमसे पूछ रहा है डिग्री मेजर ऑफ 2/3 ऑफ दिस प्लस दिस एंगल। सवाल के कहे अनुसार मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिया है। आप देखेंगे कि त्रिभुज का जो नाम है इस बार वो एच जे और के रखा गया है, जिसमें आप देखेंगे कि एच जे और एच के ये दोनों बराबर बोला गया है, तो मैंने एच जे और एच के को मान लिया कि ये बराबर है। इसमें यह भी कह रहा है कि जी एच जे पर एक बिंदु है, एच और जे पर एक बिंदु जी है, तो एक बिंदु जी हम बनाते हैं और बना के दिखाते हैं। ये तो बराबर था, ये हो गया पॉइंट आपका जी। इसमें यह भी कह रहा है कि एच जी और जी के, देखो एच जी और जी के और जे के ये तीनों ही बराबर हैं, तो हम बराबर कर देते हैं इनको। जब सवाल चाहता है कि ये बराबर हो तो हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको पहले तो मिटा दो। सबसे पहली बात थी कि एच जे और एच के ये बराबर थे। दूसरी बात क्या थी कि एच जी यानी कि ये लाइन, जी के यानी कि ये लाइन, और जे के यानी कि ये लाइन बराबर है। कुछ अलग सवाल पूछने की कोशिश जरूर करी है यहाँ पर एसएससी ने। तो देखो ये लाइन और ये लाइन ये तीनों बराबर हो गया, पर बाकी जो एच जे है ये एच के बराबर है, ये अलग से दिया हुआ था, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ एच जी के यानी कि ये एंगल जिसको मैं फिलहाल नाम रख देता हूं एक्स, और जी के जे, देखो जी के और जे ये कोण जिसको मैं वाई बोल देता हूं, इसका योगफल का 2/3 हमसे पूछा गया है। तो पहले तो योगफल निकाल लें, फिर 2/3 की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक काम कर सकते हैं हम, चाहे तो इस एक्स वाई को अलग अलग ना मान के हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने इसे मान लिया कि ये जो एंगल है वो एक्स है। अब आप बोलोगे कि अगर ये एंगल एक्स है दोस्त, तो ये लाइन और ये लाइन तो बराबर है। और आपको मैंने 1000 बार ये जरूर बताया होगा, 1000 बार से थोड़ा कम ही होगा, ज्यादा हो गया, कि जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, जब भी दो भुजा बराबर होता है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये थीटा तो ये भी थीटा। वही चीज यहां अप्लाई करेंगे दोस्त, यानी कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है। इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि ट्रायंगल जी के और जे। इस ट्रायंगल में देखो कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है, और ये एक्स है, तो फिर ये भी क्या होगा, एक्स होगा। अच्छा, एक चीज और सवाल में दिया हुआ था आपको पहले, कि ये जो पूरी लाइन है और ये जो पूरी लाइन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बराबर है। अगर ये दोनों लाइन बराबर है तो इनके सामने के कोण भी तो बराबर होंगे, यानी इस भुजा के सामने अगर एक्स है तो ये जो भुजा है इसके सामने भी ये पूरा एंगल कितना होगा दोस्त, एक्स होगा। ये बात आप मानते हो कि नहीं? मैं इसको थोड़ा अलग से लिखता हूं, आप ऐसे समझो कि ये जो एंगल है, एक मिनट, ये एक्स है, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब आगे आप देखोगे कि ठीक है, इस त्रिभुज में अगर ये कोण एक्स हो गया, ये भी पूरा कोण एक्स हो गया, तो ये हम निकाल सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे? 180 में से इनको माइनस करो तो 180 माइनस 2x, ये x और ये x है, तो 180 माइनस 2x करेंगे तो ये तीसरा एंगल निकल आएगा। अब देखो, चूंकि यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी बराबर दे रखा है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन भी बराबर है, ये लिखा है ना पहले से। तो ये और ये अगर बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये 180 माइनस 2x है, तो ये जो छोटा सा एंगल हुआ ये भी 180 माइनस का 2x होगा। अब बताओ कि ये पूरा ही x था, इसमें से अगर इतना सा ये छोटा सा 180 माइनस 2x हो गया, तो ये जो बचा आधा ये कितना होगा? आप बोलोगे कि x में से इसको माइनस करो, तो ये लाइन होगा x और माइनस का 180 माइनस का 2x, ये एंगल। तो ये कहीं ना कहीं आपका 3x माइनस 180 बन रहा है। तो ये आप यहां पर समझ लो कि ये एंगल हो गया 3x और माइनस का 180, ठीक है। अब चाहो तो आप कहीं से भी इन तीनों का
ऐसे निकाल सकते हो जैसे मान लो तीनों कोनों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बात तो आप समझ ही रहे हो। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये जो एंगल है देखो ये बाह्य कोण है x, और ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा, अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है अगर आपको याद हो तो। इसमें अंतः कोण कौन है तो आप समझ लो जैसे ये हुआ आपका ट्रायंगल, ध्यान से समझना। इस ट्रायंगल में जो ग्रीन से मैंने दिखाया है ये तो बाह्य कोण हो गया x, ये इसके और इसके सम के बराबर होगा यानी अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो आप बोलोगे ये 2 टाइम्स ऑफ 180 माइनस के 2x के बराबर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 360 और माइनस का 4x, यानी कि 5x की वैल्यू हो गई 360, तो x की वैल्यू हो गई 72। अब x की वैल्यू अगर 72 हो गई तो हमें इसका और इसका सम बताना था। देखो ध्यान से, किसका और किसका सम बताना था, मैं एक फ्रेश डायग्राम यहां पर बना देता हूं। एक मिनट, देखो यहाँ पे एक फ्रेश डायग्राम आ गया। एक मिनट दोस्त, देखो अब ये आप समझ गए कि x की वैल्यू यानी ये 72 है, ये वैल्यू कितना था तो आप बोलोगे ये था 3x और माइनस का 180। 3x का मतलब 72 तिया 2 तिया 6 और 7 तिया 21, इसमें से 180 को माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 36, तो ये 36 था। अब ये अगर 72 है ये 36 है तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 36 यानी कि 108, और हमें इसके और इसके योगफल का 2/3 बताना है। तो 108 और 36 अगर जोड़ोगे तो ये 36 चौकी 144 आएगा, इसका 2/3 निकाल लो। आप निकालोगे तो 3 से कट जाएगा 48 टाइम्स और 48 दुना हो जाएगा 96। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई तो आप दोबारा देखो। हालांकि इसके और भी तमाम तरीके हो सकते हैं लेकिन पहली बार है, और पहली बार में देखते ही हमने इसको सॉल्व करने की ट्राई किया और जो तरीका मेरे दिमाग में आया मैंने आपको बता दिया। अब अगर बैठ के मैं 1 घंटा इस पे लगाऊंगा तो इसका कोई छोटा सा ट्रिक निकाल लूंगा। आप चाहो तो कमेंट करके बता दो, मैं अपना 1 घंटा बर्बाद कर लूंगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ कह रहा है कि 2,000 रुपए हैं 6.5% वार्षिक दर से 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। किसी को कुछ नहीं पता होगा लेकिन ये जरूर पता होगा। लेकिन इसमें देखो P की वैल्यू आपको गिवन है, प्रिंसिपल जो है वो 2000 है, रेट भी आपको गिवन है, कुछ नहीं दिया है तो वो टाइम है। हालांकि टाइम भी दिया है लेकिन ये बहुत आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, तो हम ये टाइम निकालते हैं। ठीक है, टाइम कितना रहा होगा आप बताइए। जोड़िए, टाइम कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे पहले फरवरी को तो आप छोड़ दो, अप्रैल तक देखो, फरवरी छोड़ दो तो मार्च कितने दिन का होता है 31 दिन का, अप्रैल में कितना दिन चाहिए 28 दिन, और फरवरी में कितने 14 फरवरी से लेके, चूंकि 2023 है तो लीप ईयर नहीं हुआ तो ये 28 दिन का होगा, यानी कि 28 में से 14 माइनस कर दो तो 14 इधर, तो ये 14 तिया 42 और 71 कितना हो गया टोटल आपका 73 डेज। तो टाइम जो आ गया ये 73 डेज आ गया। आप तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5 और टाइम हो गया 73 डेज, जिसको हम 365 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको 100 से डिवाइड कर दो फॉर्मूले का। काटोगे आप तो देखो इस डेसिमल से 0 कट जाएगा, इससे ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 से 13 टाइम्स, और ये 00 से 00, तो 13 दूना 26 यानी कि 26 आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% की दर से बढ़ के 50,000 हो गया। अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रहा यदि ए 2016 की जनसंख्या है और बी 2020 की जनसंख्या है, तो दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सन्निकट किए गए हैं, यानी कि दोनों लगभग जितना संभावित पूर्णांक हो सकता है उतना बनाया गया है, तो बी माइनस ए की वैल्यू हमें बतानी है। देखो ठीक है, कह रहा है कि 2016 से 18 तक 6% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ा जनसंख्या, और 2018 में जनसंख्या कितना बन गया, 2018 में जो आपका पॉपुलेशन है ये है 50,000। यही बात है। आगे क्या कह रहा है कि अगले 3 वर्ष तक अब ऐसे ही जारी रहेगा, यानी 18 के बाद 19 में, 20 में और 21 में यही काम रहेगा। अब ए कह रहा है कि 2016 की जनसंख्या है और बी 2020 की जनसंख्या है, तो हमें बी माइनस ए बताना है। तो सबसे पहले तो अगर बी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 2018 में कितना था
आप बोलोगे 50,000, और 2018 से बी निकाल रहे हैं। बी का मतलब क्या है, 2020 वाली। तो हमें आगे बढ़ना है तो हम सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 6% बढ़ाएंगे, यानी कि 106/100। तो ये 18 के बाद 2019 आ गया, फिर से 106/100 से गुना कर दो, तो ये कितना आ गया, 2020 आ गया। वैसे ही अगर ए निकालोगे तो ए की वैल्यू में हमें उल्टा कॉन्सेप्ट लगाना होगा, यानी कि 50,000 और गुणा में 100/106, उल्टा लिख रहे हैं हम। तो ये 2018 से 2017 आ गया, लेकिन 16 वाला है ए, तो फिर से एक बार 100/106 करना होगा। अब ये दोनों का जो वैल्यू आएगा उसका डिफरेंस हमें बताना है। अब अगर आप देखते हो तो 4 जीरो से ये 4 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ ये इजिली 106 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो ये 100 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36, और 106 में 6 और जोड़ दो तो 112, इतना गुणा में 5 है, यानी कि 6 पच्चे 30 और 3 पच्चे 15 और 3 18, और फिर 2 पच्चे 10 और 1 11 और 11 पच्चे 55 और 1 56, यानी कि ये आ गया 56,180। ठीक है, बी की वैल्यू। अब यहां पर देखो ए की वैल्यू हम निकालते हैं। ए की वैल्यू में आप देखोगे कि अगर हम काटेंगे तो यहाँ कुछ भी खास कटने वाला नहीं है, तो यहाँ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करें, आप सीधे तौर पर यहाँ पर देखोगे, दोनों का डिफरेंस निकालना था ना, तो वैसे भी डिवाइड करेंगे तो मुश्किल से ये 106 है, तो अगर आप 2 से भी काटते हो तो 5 और 3 53 आ जाएगा, और फिर 53 किसी से नहीं कटता है, तो काटने का कुछ फायदा है नहीं यहाँ। तो हम ओवरऑल इसे कैलकुलेट ही करते हैं कितना आएगा। अगर अप्रोक्सीमेट भी हम निकालने जाएं, मान लो अप्रोक्सीमेट अगर हम निकालने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर जो है वो बना लेना है, ठीक है, और जो ऑप्शंस हैं उनमें भी काफी डिफरेंसेस हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि देखो, अगर ये 105 होता मान लो, और ये भी 105 होता, तब क्या होता, आप काटो, ये 21 से कट जाता 5 बार में, और ये 5 हम काट देते हैं, ठीक है, और ये भी 21 से कट जाता 5 बार में, और ये 20 बच्चे 100, यानी कि ऊपर 20 हो गया, फिर ये 2 जीरो और ये 4 जीरो, यानी कि 20 पर 4 और 2 6 जीरो आता है, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, और इसको डिवाइड करना होता हमें 441 से। 21 को 21 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आप देखोगे कि अगर डिवाइड करें, हम शुरू के कुछ यूनिट कुछ डिजिट्स निकाल लेंगे, फिर बाद में वहीं से हम माइनस करके आंसर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप देखोगे कि अगर हम डिवाइड करें इसको, तो हमें 2000 सीधे लेना होगा, 2000 तक हम समझ के चल रहे हैं, तो ये 4 बार में कटेगा। तो ये हो गया 4 एकम 4, और 4 चौके 16 के 6, और 4 चौके 16 और 1 17। तो ये 10 में से 4 गया तो कितना आ गया आपका, आप बोलोगे कि 6। ये 9 में से 6 गया तो आ गया 3, ये 6 है, और ये 9 में से 7 गया तो 2, 236, फिर एक जीरो लगा लो। तो अभी ये 5 बार में जाएगा, तो 5 बार में आप काट लो। अब देखो, जैसे ही हमने 2 डिजिट निकाला ना, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये 45 है और यहाँ पर 56 है। अगर इसमें से हमें माइनस ही तो करना है, अगर माइनस करोगे तो ये देखो 1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, और आगे जो आएगा सो आएगा। तो हमें 11 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन चूज करना है, जो कि ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 हो गया। अब आप पूछोगे कि अगर दो दो ऑप्शन ऐसा मिलता तो क्या उपाय था हमारे पास, फिर दोस्त कोई उपाय नहीं था, हमें एक डिजिट 2 डिजिट और इसको आगे डिवाइड करना होता, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे, और अगर मेरी बात सुनो तो आप ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है, यानी कि इसको मार्क पर रिव्यू करो और आगे बढ़ो। अगला सवाल है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इन रेशियो, ये दिया गया है, आपको एरिया का रेशियो दिया गया है और आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ साइड्स। यहां क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ साइड्स। साइड का रेशियो क्या होगा, मैंने बहुत बार ये बताया है कि अगर आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ है, जैसे यहां पर पहला का है 121 और दूसरे का 225, इसके बाद आपको साइड का या फिर कोई सा भी लेंथ का, जैसे पेरीमीटर हो गया या फिर हाइट हो गया, इनका रेशियो बताना है, तो आप स्क्वायर रूट ले लो एरिया का। एरिया 121 है और फिर 225 है, स्क्वायर रूट ले लो, 121 का 11 हो गया, 225 का 15 हो गया, और यही आपका उत्तर है। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। 7वें नंबर सवाल में आप देखें कि x माइनस 2y प्लस 2z 16 दे रखा है, ये भी दिया है और ये भी दिया है, और y की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब चूंकि 3 वैल्यू है और 3 इक्वेशन, तब तो हमारे पास उपाय है कि हम इसको सॉल्व ही करें। तो एक काम करते हैं, 1 2 और 2 4,
फिर 2 और 1 3 और 3 6, और ये हो गया 2 और 1 3 और 1 4। तो एक काम करते हैं, पहले हम तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं एक बार, ठीक है। अगर आप जोड़ोगे तो देखो यहाँ पे x है, ये भी x है, और ये 2x है, तो ये 4x हो गया। y की बात करूं तो -2y और -y, माइनस का 3y और -3y, यानी कि माइनस का 6y। z देखो 2z और एक 3z में से एक z गया, तो प्लस का 3z ही 2z ही रह गया ना, 2z। इसकी वैल्यू आ गई 9 और 9 18। अच्छा एक बात और है यहाँ पर, अच्छा चलो पहले हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। 9 9 18 और 16 कितना आ गया, 34। ऐसे ना करके हम एक और काम कर सकते हैं, इसको हटाओ। जैसे पहले कुछ ऐसा ढूंढो कि एक बार में दो दो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो कैंसिल आउट हो। जैसे मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये कितना बनेगा, 2x माइनस का 2y और प्लस का 2z इक्वल टू का 18। और आप देखोगे कि इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो ये x माइनस 2y प्लस 2z, इसकी वैल्यू कितनी है, 16। अगर मैं इनको माइनस कर दूं, ये x है, जैसे ही मैं इनको माइनस करूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, यानी x की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 2। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली कि 2 है। अब x की वैल्यू जैसे ही हमने 2 निकाला, तो कोई भी दो इक्वेशन पकड़ लो। जैसे आप इसको अगर एक पकड़ते हो, तो x की वैल्यू चूंकि 2 है, तो z माइनस वाई की वैल्यू कितनी रह जाएगी, x की वैल्यू को उधर भेज दो, यानी कि 9 में से 2 गया 7। ठीक है, वही काम आप यहां भी कर सकते हो। x की वैल्यू चूंकि 2 है, या फिर यहां कर लो, ठीक है, इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 2 है, तो आप बोलोगे कि 2 और माइनस का 2y और प्लस का 2z इक्वल टू कितना है, 16। तो अब आप 2 से सबको काट दो, तो यहां पर z और माइनस का y, यहां पर भी वही वैल्यू आ रहा है, तो इसमें वैल्यू रखने से तो फायदा ही नहीं है, हटाओ। यहां पर ही आते हैं लास्ट वाले में। तो लास्ट वाले में आप देखोगे कि ये 2x है, तो 2 दूना 4 हो गया, माइनस का 3y और माइनस का z, इसकी वैल्यू 9 है। तो अगर हम इस 9 को ही इधर ले आते हैं और इन दोनों को उधर भेजते हैं, तो 3y और प्लस का z इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। और हमें चूंकि वैल्यू किसकी चाहिए, आप बोलोगे कि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम z को बराबर कर देते हैं यहाँ पर, यानी कि इसमें से ये वाला वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो आप देखोगे कि z माइनस वाई की वैल्यू 7 है। इसको अगर हमें माइनस करना है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 और 1 4y हो गया, और ये -5 और -7, यानी कि माइनस का 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गया, माइनस का 3, इसको काटोगे तो -3, आपका ऑप्शन 4 इज द आंसर। आई होप कि ये बात समझ पाए होंगे। रानी और आद्या अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 12 और 16 घंटे में कर सकती हैं, बारी बारी से वो एक एक दिन काम करती हैं। रानी पहले दिन काम करती है, तो काम कितने दिन में पूरा, चलिए बहुत जल्दी काम को पूरा करते हैं। रानी टाइम कितना लगता है, 12 दिन। आद्या टाइम कितना लगता है, 16 दिन। एलसीएम कितना होगा 12 और 16 का, आप बोलोगे 48। तो यहां से रानी का जो एफिशिएंसी हो गया 12 चौके 48, और आद्या का 16 तिया 48, यानी कि रानी का एफिशिएंसी 4 यूनिट है और आद्या का 3 यूनिट। अब देखो बारी बारी से काम करेंगी, तो पहले दिन रानी, फिर अगले दिन आद्या, फिर अगले दिन रानी, फिर अगले दिन आद्या, यानी कि हर एक 2 दिन में कितना काम होगा, रानी 4 यूनिट और आद्या 3 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट। फिर रानी और आद्या एक एक दिन काम करेंगी, तो 7 यूनिट, यानी कि आप बोलोगे दोस्त कि 7 यूनिट तो काम हो रहा है, तो टाइम लग रहा है 2 दिन। बात है कि नहीं, लेकिन हमें 48 तक जाना है, ठीक है, 48 यूनिट काम करना है। तो 7 को हम 48 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 48 से छोटा, 48 से छोटा नंबर जो 7 के टेबल में आता हो, यानी 7 के पहाड़े में आता है, वो है 42। तो हम इसको 42 ले लेते हैं। 42 यूनिट का काम अगर करना हो, तो 7 छक्के 42, तो इधर भी 6 से गुणा कर दो, 6 दूना 12, यानी कि 12 दिन तो ऐसे ही लग जाएंगे 42 यूनिट का काम करने में। अब 12 के बाद देखो क्या होगा, अगले दिन काम कौन करेगा भाई, रानी आएगी और 4 यूनिट का काम कर देगी। तो देखो अब 48 में से चूंकि 42 यूनिट का काम हो चुका, तो बचा कितना, आप बोलोगे 6 यूनिट का काम। अब इस 6 यूनिट में अगले दिन रानी ने काम किया, यहां पर एक दिन हमने जोड़ दिया, ये टाइम है। 12 दिन तो सीधे सीधे लगा था,
उसके बाद अगले दिन रानी फिर से काम करने आई और 6 में से कितना काम कर दी भाई, रानी एक दिन में 4 यूनिट करती है तो 4 काम कर दी, 2 काम अभी भी बचा है। और इधर काम कितने दिन हो गया भाई, 13 दिन। अब ये जो 2 काम बचा है, ये काम करने के लिए अगला कौन आएगा, आद्या। और आद्या प्रतिदिन कितना काम कर लेती है, 3 यूनिट। तो 2 काम करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, तो आप बोलोगे 2/3। कैसे पता चला, देखो जब भी आपको टाइम निकालना हो फॉर्मूला यूज कर लेना है, वर्क और डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। अब मैं पूछूं कि भाई 13वें दिन काम खत्म होने के बाद कितना वर्क बचा, आप बोलोगे 2 यूनिट का बचा। और एफिशिएंसी किसकी, काम कौन करेगा, अब आद्या। आद्या की एफिशिएंसी 3 है तो 2/3। तो 13 दिन पहले लग गया था और 2/3 और, यानी कि 13 सही 2/3। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहां पर कह रहा है कि मान लीजिए ए और बी 2 खिलाड़ी हैं जो टारगेट को हिट करने के लिए खेल रहे हैं। ए और बी द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की जो प्रायिकताएं हैं वो 2/3 और 3/4 हैं। तो उनमें से किसी भी एक द्वारा टारगेट को सटीकता से हिट किए जाने की क्या प्रायिकता हो सकती है। देखो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का मैं बहुत आसान तरीका बताता हूं, आसानी से आप समझ जाओगे इसको। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखो पूछ क्या रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, यानी दोनों में से कोई एक टारगेट को हिट करे ही। अब देखो ए के हिट करने के चांसेस क्या है, 2/3। बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। अब मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं कि देखो चूंकि किसी एक को हिट करना यहां जरूरी है, तो अब मैं मान लूं कि देखो ए हिट कर देता है। ए हिट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, यानी ए ने हिट कर दिया। अब अगर ए हिट करता है तो बी हिट नहीं करेगा क्योंकि किसी एक को ही हिट करना है। अब बी के हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे निकालते हैं हम, 1 में से माइनस कर देते हैं। जैसे बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां पर दिया गया है 3/4। तो बी के हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको 1 में से माइनस कर दो या 4 में से ही 3 को माइनस कर दो, तो ये 1/4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि देखो ए ने अगर हिट कर दिया तो इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और बी के हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 1/4। प्लस दूसरा केस क्या बन सकता है कि बी हिट कर दे। अगर बी हिट करेगा तो बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। और फिर ए हिट नहीं करेगा, ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/3, यानी 3 में से 2 को माइनस कर दो तो ये 1/3 आएगा। बस यही कैलकुलेट करना है, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो ये 1/6 और ये 1/4। एलसीएम ले लो तो ये 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 4 तिया 12, तो ये 3 और 2 5/12 आ जाएगा आपका, 5/12 बोले तो ऑप्शन 4। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी कर दें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगले सवाल की बात करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% छूट का लाभ उठा सकता है। यदि मनीष 2050 वस्तुएं खरीदता है तो उसको कितना छूट मिलेगा, 26%। बहुत आसान है, इसका 26% निकाल दो, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो तो नहीं कट पाएगा, लेकिन 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। 5 से काटोगे तो ये 5 चौके 20 और 5 एक बार में, और ये 5 से 2 बार में कट जाएगा। 2 से 13 दूना 26, 13 एकम 13। देखो लास्ट डिजिट 3 आएगा जो कि ऑप्शन 3 में है। अगले सवाल की बात करें, वेसल ए कंटेंट्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5। वेसल बी जो है वो कंटेन करता है मिल्क और वाटर किस रेशियो में, 2:1 में। इफ x लीटर मिक्सचर ऑफ ए इज मिक्स्ड विद y लीटर मिक्सचर ऑफ बी, देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर बिकम 8:5। फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y। ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन का बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। देखो ए में क्या है, आप बोलोगे कि जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो आपको ए में गिवन है, बी में गिवन है, और सी यानी कि जो मिक्सचर है वहां भी गिवन है। ए में कितना है तो आप बोलोगे 4:5। बी में कितना है आप बोलोगे कि 2:1 है, और फाइनल कितना है मिक्सचर में, 8:5 है। देखो हमें सम बराबर करना है, सम बराबर करने का मतलब है कि ये टोटल 9 है, ये 3 है और ये 13 है। तो सम कैसे बराबर करें हम, पहले तो इन दोनों को सेम कर लें, यानी कि कैसे बराबर करेंगे। अब देखो जैसे ये 3 है लेकिन ये 9 है, तो दोनों को बराबर कर दो। बराबर करने के लिए हमें इस 3 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये चीज कितना बन जाएगा, आप बोलोगे कि इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 तिया 9 हो गया, सॉरी 2 तिया 6 हो गया, ये 1 मिनट, 2 3 जा 6, रेशियो 3 1 जा 3।
ये रेशियो हो गया। और पहला वाला तो आपका 4-5 रहेगा ही, और ये आपका 8-5 रहेगा ही। अब आप देखो कि ये 9 है टोटल, ये भी 9 है, और ये आपका कितना है 13 है। तो अब 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि यहीं पे आप देख के समझ सकते हो, ये 9 है, ये भी 9 है, लेकिन ये 13 है। तो 13 से इनको और 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 13 से, और इसको भी 13 से, ठीक है, तब जाके ये सारे बराबर हो जाएंगे। तो 13 से हम किसी एक को ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। हालांकि आप ये चीज यहां ना करके यहां करो, अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो। आप यहां देखोगे कि ये टोटल 9 है, ये 9 है, लेकिन ये कितना है 13। अब हमारा काम क्या था, हमारा काम ये था कि इसको हम मल्टीप्लाई करें 13 से, इसको भी मल्टीप्लाई करें 13 से, और इसको मल्टीप्लाई करें 9 से। किसी एक में ही करेंगे तो ये 13-25 कितना बन गया 65, ये 13 39, और ये 5 में 45। इसमें एलिगेशन अब अप्लाई कर दो आप देखोगे कि एक वैल्यू तो 65 है, एक वैल्यू 39 है, और फाइनल वैल्यू कितना है 45। इसमें एलिगेशन अप्लाई करो, ये आ गया 20, और ये कितना आ जाएगा आपका 6। काटोगे तो ये 3 दूना 6, और ये 10 दूना 20, यानी 3 और 10 का रेशियो बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल पर आ जाता हूं। अगला सवाल है कि प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत। बहुत आसान है। प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, अगर आपसे फर्स्ट एन इवन नंबर्स या इवन प्राइम नंबर्स, सॉरी इवन प्राइम बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा जाए तो आप कैसे निकालते हो, n+1 कर देते हो सीधे। यानी 91 सम संख्याओं का पूछ रहा है तो 91 + 1 कर दो 92। ये फॉर्मूला से हो गया। अदरवाइज आप निकाल सकते हो कि पहली सम संख्या तो 2, और 91 नंबर की सम संख्या कौन सी होगी, आप निकाल लो डायरेक्ट। 91 को 2 से गुणा कर दो, इतना गुणा में 2, तो ये 2 एकम 2 और 9 दूना 18, यानी कि इतना और प्लस 2 का आधा कर दो, ठीक है, यानी कि 184 का आधा, तो ये आपका 92 आ जाएगा। हमने फॉर्मूला ये लगा दिया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अगला सवाल क्या है, 12 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें बताना है। शंकु का आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है कोण का, वो होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलो कि 1/3 पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो 6 × 6, और हाइट कितना है 5। अब आप देखोगे कि 3 से तो ये कट गया, 3 दूना 6, लेकिन और कुछ नहीं कटने वाला है, तो ये 22 बच्चे 110, और 110 छक्के हो गया 660, दूना हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12, और 1 13, और बटा हो गया 7। 7 से भाग कर दो तो ये कितनी बार में कट जाएगा दोस्त, आप बोलोगे कि 7 से अगर हम काटें, यार ये नहीं, ये जैसा चाहिए वैसा नहीं आया अभी, ठीक है लगभग। तो आप देखो 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 एक बार में, फिर आ गया 6 और 2, तो 7 8 56, 18 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन 4। आगे बढ़े। अगला सवाल ये है सिंप्लीफिकेशन का। देखो यहां पर ये इसका क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है, अगर वो परफेक्ट क्यूब हो तो। ये है 6 8 और 5 9। कैसे, ये 3 डिजिट को आप गायब कर दो, जो बचता है 6, आप देखो कि किसके क्यूब से ये छोटा है, यानी कि इससे ठीक छोटा किसका क्यूब है। आप देखो कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब तो इससे बड़ा हो गया, तो हमें 1 ले लेना है। अब 9 देखो आप किसका क्यूब करें कि 9 आ जाए लास्ट में, तो आप बोलोगे कि देखो 3 का क्यूब करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 आता है, 3 पे तो नहीं आएगा, 4 पे, 5 पे, 6 7 सत्ते 49, और 9 सत्ते 63। 9 का ही पॉसिबल है, क्योंकि 9 का क्यूब अगर हम इस क्यूब निकालेंगे तो 9 में 81, और फिर 9 से गुना करोगे तो 729, यानी 9 के क्यूब में लास्ट में 9 आता है, तो यहाँ 9 लगा दो बस। ये 19 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये जो वैल्यू है ये तो आ गया 19, और ये जो वैल्यू है इसके बदले में क्या लिखेंगे, देखो 1296 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट लेना है। पावर 4 का मतलब क्या कि ये किसका पावर 4 बनेगा। आपको अगर पता हो कि अगर 1296 का हम केवल स्क्वायर रूट निकालें तो ये आता है 36, यानी ये 36 का स्क्वायर है, लेकिन पावर 4 होने का मतलब एक बार और स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 6 आएगा। तो यहाँ पर हमने 6 ले लिया, और ये बाकी आपका जो था 3/57 और गुणा में 42। अब इसको काट पीट लो आप अपनी भाषा में, तो ये 3 से 2 बार में कट जाएगा, और 19 से ये 3 बार में, और 3 दूना 6 सत्ते 42, तो 7 आएगा, जो कि ऑप्शन
फर्स्ट में है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे बहुत प्यार से। अगला सवाल, x की वैल्यू आपको 8 प्लस रूट 5 दिया गया है, y की वैल्यू भी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको बताना है। तो यहां से एक बात देखिए, अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। आप देखो, या तो आप डायरेक्ट होल स्क्वायर करके ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। होल स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आप देखोगे कि 8 और प्लस रूट 5 का स्क्वायर और प्लस ये हो गया 8 और माइनस के रूट 5 का स्क्वायर। लेकिन एक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो, अगर आप इसको सिंपल तरीके से भी अलग अलग ब्रेक करके करोगे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग थोड़ा होगा, उससे जल्दी हो जाएगा आप ऐसे करोगे तो। इसमें होगा क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो तो आप बोलोगे कि देखो 2 इंटू ए यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और प्लस बी का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर 5। तो ये दो गुना हो गया 64 और 5 69 का, तो 9 दुना 18, 6 दुना 12 और 1 13, यानी कि 138, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री फ्रेंड्स पी क्यू एंड आर इन द रेशियो या प्रोपोर्शन 5:3:4 है। पी को इतने रुपए मिल गए ज्यादा किससे, आर से, तो क्यू को कितना मिला। देखो डायरेक्ट आप यहीं पर देख लो, पी क्यू और आर तीनों का अनुपात क्या है, 5 3 और 4। अब आप देखो इसमें क्या कह रहा है कि 1500 आर से ज्यादा मिल गए पी को, यानी पी और आर का डिफरेंस यहाँ पे 1500 दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप बोलोगे 5 और 4 में तो एक का ही गैप है, और क्यू का शेयर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्यू कितना है 3। तो 3 यूनिट 15 या 45 मल्टीप्लाई कर लो, बस 4500। बहुत इजी है, बहुत से भी ज्यादा इजी है। इफ tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई इसकी वैल्यू 1 है, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, tan x की। ठीक है, देखो tan x प्लस वाई और इंटू tan x माइनस वाई कितना है 1, तो हमें tan x की वैल्यू बतानी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि tan x प्लस वाई और इंटू tan x माइनस वाई ये है 1। देखो एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कोई वैल्यू लेके भी चल सकते हैं। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए x और y की जो इसमें पुट करने पर 1 आ जाए, बस इतना बात है। चाहे x और y का कोई सा भी वैल्यू हो, क्योंकि इसमें कोई आगे बाउंडेशन नहीं दिया गया है, तो हम कोई भी वैल्यू यूज कर लेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी ट्रिगो की वीडियो देखी होगी तो मैंने बहुत बार एक चीज बताया है कि जब भी tan a इंटू tan b इसकी वैल्यू 1 हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि tan a की वैल्यू cot b के बराबर हो, तो ऐसे केस में a प्लस बी क्या होता है दोस्तों, a और b का सम 90 डिग्री होता है। तो आप देखोगे इसमें a का मतलब है x प्लस वाई और प्लस बी का मतलब है x माइनस वाई, इनका सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पर। फिर y कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x की वैल्यू अगर 90 है तो x की वैल्यू 45। x की वैल्यू अगर 45 हो गई तो tan x की वैल्यू बतानी है, यानी कि tan 45 जो कि 1 होगा। बहुत आसान सवाल था, बस आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया है, इसका मोड बताना है। मोड किसको बोलते हैं दोस्त, बहुलक को। यहाँ पर हमें बहुलक निकालना है, ठीक है। लेकिन इंपेरिकल, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है ये देखो, एक फॉर्मूला आपने मोड का पढ़ा होगा कि ये जो मोड होता है दोस्तों, ये होता है, क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। यानी कि बहुलक जो होता है दोस्त, ये 3 और गुना में माध्यिका और माइनस में 2 गुना में माध्य। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यही फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। अब आप देख पाएंगे कि इसके लिए पहले हमें माध्यिका फिर माध्य निकालना होगा। तो माध्यिका हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले माध्य की बात करते हैं। माध्य यानी कि एवरेज, तो सीधे जैसे आप एवरेज निकालते हो वैसे यहाँ पर लगा सकते हो, एवरेज निकाल लो। ठीक है, तो मैं माध्य निकालता हूं, जिसको आप एवरेज बोलते हो। तो सबको जोड़ के उसके नंबर से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। नंबर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबर्स हैं, तो हमें 12 से डिवाइड करना है, सबको जोड़ लो। अगर आप जोड़ोगे तो ये 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 2 14 और 1 15, 15 और 2 हो गया 17 और 2 19 और 2 21, यानी 210। इसमें और क्या ऐड करना है आपको, 7 और 1 8 और 8 16 और 5 21 और 8 29 और 4
33 और 2 35 और 6 41 और 4 45 और 5 50 और 4 54, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास 264। 12 से इसको भाग कर दो तो ये 12 दूना 24 और 12 दूना 24 कितना आ गया 22 आ गया माध्य। अब माध्यिका निकालने के लिए यानी कि मीडियन निकालने के लिए पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते या घटते क्रम में लिखना होता है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख देते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है आप बोलोगे 17, उससे बड़ा क्या है आप बोलोगे 18, उससे बड़ा क्या है तो आप बोलोगे कि अच्छा 16 भी था तो पहले हमें 16 लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैंने 16 लिख लिया। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद 20 है, 20 के बाद इसमें 21 भी है, उसके बाद 22 है, यहाँ पे 23 है नहीं है, 24 है, 1 2 3 बार, तो यहाँ पर मैंने 24 को लिख दिया 3 बार। फिर 24 के बाद आप देखोगे कि 25 है 2 बार यहाँ पर, तो 2 बार हमने 25 लिख दिया और 1 बार आ गया 28। माध्यिका कैसे निकालते हैं, यहाँ n कैलकुलेट करोगे, n यानी कि इनकी संख्या कितनी है, हमने 12 यहाँ पे कैलकुलेट करा था तो n की वैल्यू तो आ गई 12। n की वैल्यू अगर 12 है यानी सम संख्या है, तो हम क्या करते हैं n/2 और n/2 + 1 इन दोनों नंबर पे जो भी नंबर्स आते हैं उनका एवरेज लेते हैं, ये आपका मीन होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो n/2 यानी 12 का आधा 6th और साथ में 7th, 6 एंड 7th, इन पे नंबर पे जो भी इसमें आएगा उसका एवरेज हमें निकालना है। आप देखो ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 22 और 24 का हमें एवरेज लेना है, तो 22 + 24/2, तो 22 का आधा 11 होता है और 24 का आधा 12 होता है, तो ये 23 आ गया, 11 और 12 23 हो गया, ये एवरेज की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे बहुलक निकाल लो, 3 और गुणा में माध्यिका कितनी हो गई 23 और -2 गुणा में माध्य कितना था 22, तो 23 तिया 69 और माइनस का 22 दूना 44, माइनस करो तो ये 9 में से 4 गया तो कितना आ गया 5 और 6 में से 4 गया तो 2 यानी कि 25। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आया वो ऑप्शन थर्ड हुआ। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके पास ये दिया गया है और हमें बताना क्या है, बताना क्या गया है, ये तो कट गया है मैं आपको बता देता। देखिए अभी मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको, हिंदी वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाल दिया है, हमें ये फाइनल वैल्यू बतानी है और ये आपको गिवन है। कैसे सॉल्व करें, देखो या तो पी बी और एच जैसे निकालते हो वैसे निकालो, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये गिवन है यानी कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव इस पूरे की मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइन कॉस या टेन इसकी मैं बोल रहा हूँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है। अच्छा देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले, जैसे सेक क्या होता है तो आप बोलोगे सेक होता है 1/cos, और प्लस टेन क्या होता है ये होता है sin/cos, यहाँ माइनस था 1 मिनट, ये माइनस है तो माइनस हो गया sin/cos और डिवाइडेड बाई ऐसे ही ये 1/cos और प्लस sin/cos, इसको सॉल्व करो तो ये 1 - sin/cos हो गया और ये 1 + sin/cos हो गया, cos कैंसिल आउट हो गया तो ये 1 - sin/1 + sin, इसकी वैल्यू 1/9 आ गई। आप यहां से चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो गया 9 और माइनस का 9, मैं साइन को x मान लेता हूं फिलहाल के लिए, और ये हो गया 1 और प्लस x, तो इसको इधर भेज दो तो ये 10x और इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो गया 8, यानी x की वैल्यू 8/10 जिसको आप बोलोगे कि ये 4/5 आ गया, यानी कि अब साइन की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, यानी कि ये p हो गया ये b हो गया, तो h कितना हो सॉरी h साइन p/h होता है तो ये h हो गया, तो b कितना हो गया 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है तो b 3 हो गया। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिखो, साइन थीटा साइन कितना है 4/5 है ही, माइनस टेन p/b होता है तो 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर करो, 4 चौके 16 और 3 तिया 9, और यही चीज प्लस में लिखना है। चेक करो आगे, ये देखोगे कि 9 × 5 = 45, तो ये 9 चौके कितना हो गया 36 और माइनस 16 × 5 = 80, डिवाइडेड बाई ये 9 × 5 = 45 यहाँ भी कट जाएगा तो यही चीज बस प्लस में लिख लो। अब देखोगे कि इसका डिफरेंस कितना होगा, 10 में से 4 गया 6 गया 4 और यहाँ बच गया आपके पास 7 में से 3 गया तो 4 माइनस में, और इसको ऐड करोगे तो 8 3 11 यानी 116, ये कट सकता है 4 से, काट दो इसको, 11 चौके 44 और 29 चौके 116, तो ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर आ गया। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं जब भी डिवाइड करते हैं, जैसे x के पावर m हो और x के पावर n हो, तो डिवाइड करने में अगर बेस वैल्यू सेम है तो हम पावर को माइनस कर देते हैं यानी m - n,
तो यहाँ पे a की बात अगर हम करें तो यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो घटाओगे तो a की पावर 7 में से 9 माइनस करोगे तो माइनस का 2। अब a की पावर -2 जिस ऑप्शन में मिलेगा वो सही होगा। देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये सही हो गया। बाकी ऐसे ही आगे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दो ऑप्शन मिल जाता है a की पावर -2 वाला। तो अगला सवाल है कि 60% जो है 75 का, वो 1/5 ऑफ 25 इससे कितना ज्यादा है। यानी कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है ये बताना है नंबर में। तो 75 का 60% निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, 75 गुना 6 का 10% निकाल लो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 60 का ही 75% निकाल लो। 60 का 25% 1/4 यानी 15। तो 75% कितना हो जाएगा उसका 3 गुना, यानी कि ये 45 आ गया। इसका 5, इसको काट लो तो ये 5 आ गया। तो इसमें कितने अंतर है, 40 का। यही पूछ रहा था कितना ज्यादा होगा। अगला सवाल देखिए, 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, यहाँ पर 56। उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु। अच्छा, आयु का अगर मैं सम पूछूं यानी योगफल तो कितना होगा, आप डायरेक्ट यहाँ से जोड़ लो, 5 2 7 और 7 14। योगफल हम निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला होता है एवरेज और गुना में नंबर कर लो तो ये सम आ जाता है, यानी औसत गुना में संख्या। तो औसत 56 है और संख्या कितनी है, 3 लोग हैं, तो 3 से गुना कर लो। सम रेशियो का सम है 14, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल सम आ गया 56 गुना में 3। 14 से इसको काट दो, 14 चौके 56, तो 1 की वैल्यू आ गई 4 तियां 12। और हमें बतानी थी सबसे छोटे, 2 5 7 में सबसे छोटा 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 12 दूना 24। तो ये बहुत आसान सवाल निकला। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक खिलौना जो है वो कोनिकल शेप में है और वो एक अर्धगोले के ऊपर माउंट किया हुआ है। अर्धगोले और शंकु की रेडियस आपको दी हुई है कि दोनों की ही रेडियस सेम है 26, और हाइट जो है कोन की वो आपके पास 105 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बनाता हूं। देखो, अगर आप डायग्राम की बात करो तो एक अर्धगोला है इस टाइप से, ठीक है, और इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है, ठीक है। तो शंकु ये हुआ, ठीक है। इसके ऊपर शंकु है तो कुछ इस टाइप का है। देखो, इस तरीके का खिलौना है। इसमें क्या कह रहा है कि रेडियस जो है वो 36 है, तो रेडियस हम यहां से बना देते हैं। जो रेडियस आएगा दोनों के लिए सेम होगा। रेडियस कितना हो गया, 36। और हाइट शंकु की कितनी है, 105। शंकु की हाइट 105 है, तो यहां से अगर आप हाइट ड्रॉ करोगे तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 105। और इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो हमें कोन के लिए, देखो कोन का बस ये एरिया निकालेंगे, यानी कि कोन के लिए हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और प्लस इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो ये इसके लिए हो गया और ये कोन के लिए हो गया। कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो यहां हमें पाई आर एल लिखना है। और इसके लिए जो एरिया होगा ये 4 पाई r² का आधा, यानी कि 2 पाई r²। इसमें कुछ कॉमन बन रहा है, देखो पाई और आर कॉमन बन रहा है, यहाँ एल बच गया, यहाँ 2r बच गया। वैल्यू अब इसमें हमें पुट करना होगा, तो आप देखोगे पाई तो पाई ऐसे ही है सारे ऑप्शन में, तो पाई को यहाँ से हटा दो, कोई फायदा नहीं है रखने का, ये पाई ऐसे ही मिल रहा है। आर की वैल्यू रखो, आर कितना है, आप बोलोगे 36, और इंटू एल हमें पता नहीं है, तो एल हमें निकालना होगा यहाँ पर। देखो, आर अगर 36 है और आपके पास हाइट कितना है, 105, और हमें क्या बतानी है अब, एल। तो एल हाइपोटेनस हो गया, आपको पता होगा ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हम रेशियो निकालते हैं, 36 है 105 है। अगर काटोगे तो ये 12 तिया 36 और ये कट जाएगा 3 से, 35 तिया 105। अब नहीं कटने वाला है, नहीं कटेगा अब। तो अब हमें 1235 से शुरू होने वाला कोई भी ट्रिपलेट ढूंढना होगा, और अगर ट्रिपलेट नहीं मिले तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एल की वैल्यू होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 35 का स्क्वायर 1225। जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, और फिर 4 और 2 6, और क्या हो गया, 4 और 1 5 और 1, यानी कि 1569 देखना होगा हमें कि ये किसका स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, अब देखो 1569 लास्ट में 9 है, यानी कि 3 या फिर 7 लास्ट में आना चाहिए, तभी स्क्वायर करके 9 बनेगा। अब इसमें से इन दोनों नंबर को हटा लो, और 15 से ठीक छोटा किसका स्क्वायर 15 से ठीक छोटा होता है, तो आप बोलोगे 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, तो 3 हमें रखना होगा, यानी 33 या फिर
37 का ये स्क्वायर है। किसका है ये कैसे पता चलेगा? हम 35 का स्क्वायर से देख लेंगे ये नंबर बड़ा है या छोटा। 35 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 12 25 से ये नंबर बड़ा है, यानी कि ये 37 का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर यूनिट कितना आ गया? 37। तो हम बोलेंगे कि देखो अगला जो नंबर आएगा, एक था 12, एक 35, तो एक कितना आएगा? 37। ट्रिपलेट का अगला नंबर 37 होगा। लेकिन 37 हमारा फाइनल एल की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 12 का 3 टाइम्स है। देखो हमने तो 12 लिखा था, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू 36 है, 3 गुना। 35 भी ओरिजिनल नहीं है, इसका ओरिजिनल 105 था, वो भी 3 गुना था। तो यहाँ भी इसका 3 गुना आएगा, वही ओरिजिनल वैल्यू होगा। तो इसका 3 गुना कितना होता है? 111। 37 दिया 111, तो हम यहाँ पे 111 लेंगे। तो एल की वैल्यू हो गई 111, और 2r यानी रेडियस का डबल जो कि 72। तो ये हो गया 36, और गुणा में इसको ऐड कर लो तो 2 और 1 3, 7 और 1 8 और 1। अब इसको गुना करना है तो हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 6 तिया 18, यानी जिसके लास्ट में 8 आएगा वो सही होगा। इसके लास्ट में 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, इसके लास्ट में 8 है, ये सही होगा। अगर पूरा गुना करने जाओगे तो कुछ मिनट और बर्बाद होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अनिल और बीना दोनों मित्र हैं। उनकी आयु के बीच 5 वर्ष का अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल की आयु की 3 गुनी है, और बीना की आयु उसकी बहन चारू की आयु की 2 गुनी है। दिनेश और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी है तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योगफल पूछ रहा है। देखिए क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं अनिल और उसकी मित्र बीना, या बीना से बाद में मिलेंगे। पहले देखते हैं अनिल के पिता जिनका नाम है दिनेश, ये पहली फैमिली हो गई। दूसरी फैमिली है बीना और उसकी बहन जिसका नाम क्या है? चारू। ठीक है। अब पहले केस में बोला गया है, यहाँ पर इंग्लिश वाले में आ जाते हैं हम। डिफरेंस जो है अनिल और बीना के एज का वो 5 है। अनिल के पिता जो दिनेश है वो 3 टाइम्स ओल्ड है किसके? अनिल के। यानी कि अनिल को अगर x मान लें तो दिनेश कितना होगा? इनका उम्र होगा 3x। फिर बीना और चारू की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है? बीना जो है वो ट्वाइस है किसके? अपनी सिस्टर चारू का। यानी चारू अगर y है तो बीना कितनी हो गई? ट्वाइस, यानी कि 2y। अब ये कह रहा है कि द एजेज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाई 45 ईयर्स, यानी कि दिनेश का और चारू इनमें डिफरेंस है 45 का। तो दिनेश 3x और माइनस चारू कितना? y, इनका डिफरेंस हो गया 45। एक चीज पहले और दे रखा था कि अनिल और बीना इनके एज में 5 ईयर का डिफरेंस था। तो अनिल, अच्छा देखो एक चीज और दिया था कि अनिल से बीना बड़ी है, तो हमें बीना में से अनिल को माइनस करना चाहिए, न कि अनिल में से बीना को। ठीक है। तो बीना है 2y, तो हम 2y में से माइनस करेंगे अनिल को, यानी x को, और ये कितना आएगा? 5। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें x और y की अलग अलग वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हमसे दिनेश और चारू का योगफल पूछ रहा है। दिनेश यानी 3x और चारू यानी कि y, तो हमसे पूछ क्या रहा है? 3x और प्लस y की वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखो दोनों को अगर जोड़ना है तो हम एक काम करते हैं, ये 3x है तो इसको भी 3x बना देते हैं। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6y और माइनस का 3x और इक्वल टू 5 3 जा 15। सबको ऐड कर लो। जैसे ही ऐड करोगे आप देखोगे कि 3x से 3x कटेगा, 6y में से ये y माइनस होगा तो 5y, और ये ऐड कर लोगे तो ये आ गया 60, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? इससे काटोगे तो 12। ठीक है, y की वैल्यू अपने पास आ गई 12। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस इक्वेशन को मैं यूज कर लेता हूं। देखो 2y यानी 12 दुना कितना हो गया? 24, और माइनस का x इक्वल टू कितना है? 5। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 24 में से 5 जाएगा तो ये हो गया 19। ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू अगर 19, तो 19 तिया कितना हो गया? 57, और प्लस y की वैल्यू कितनी आई थी? 12। ऐड करोगे तो ये 7 और 2 9, 5 और 1 6, यानी कि 69। तो ऑप्शन दूसरा अपना सही हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 63 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन? देखो कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई है, यानी h गिवन है आपको 63। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? यहां पर पाई आर एल। ये कितना है? ये इसके बेस के एरिया का 5 टाइम्स है। बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 5 टाइम्स। और हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखो, पहले तो h की वैल्यू हमारे पास 63 ही है, तो 1/3 और इंटू का 63 और इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अब निकालो यहाँ से। आप देखोगे कि यहाँ से r तो इस r से कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी l की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से r इंटू 5 आ रही है, यानी कि r का 5 गुना। इसमें r कहीं पर दिया नहीं है, ठीक है, तो हमें r तो निकालना होगा। तो r कैसे निकाला जाए, अब देखो 1 मिनट। अब अगर आगे सॉल्व करोगे तो कुछ उपाय तो नहीं दिख रहा है, एल की वैल्यू ही हमें रखनी होगी, जो कि होता है एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। एच का मतलब 63 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, और इधर 5r हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐसे ही रहने दो, 63 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25 और आर स्क्वायर, इसको इधर भेज दो। तो आप देखोगे कि 24 आर स्क्वायर की वैल्यू आ गया 63 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 24। इसको कैंसिल आउट करना होगा, तो ये हो जाएगा, आप देखोगे कि 8 से 3 टाइम्स और ये कटेगा 21 से 3 टाइम्स है। तो फाइनली जो आपके पास बच रहा है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, ध्यान दीजिए, दिस इज 21 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 8। और हमें आर स्क्वायर की वैल्यू यहां भी पुट करनी थी, देखो पाई एंड आर स्क्वायर, एच तो हमने लिख दिया है, पाई हो गया 22/7 एंड आर स्क्वायर इज नथिंग बट 21 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 8। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, बस इट इज टू कैलकुलेटिव, जैसा कि ये दिख रहा है। तो फिर भी हम काटते हैं, देखो 7 या 21, 21 से 21 कट गया, और ये 11 दूना 22 और ये 4 दूना 8। अब हमें 63 का स्क्वायर करना है और 11 से मल्टीप्लाई करना है। 63 का स्क्वायर करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, 3 का स्क्वायर होता है 9, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 6 या 18, 18 दूना 36 का 6 और बचा 3, तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 39, और गुना में 11/4। 11 से गुना करना भी मुश्किल नहीं है, देखो 9 ऐसे ही रह जाएगा, फिर 9 6 15 का 5, और फिर 9 6 15 और 1 16, और फिर 9 3 12 और 1 13, और फिर 3 और 1 4। इसको डिवाइड कर दो 4 से, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 एक बार में कट जाएगा, फिर 0 आएगा, तो 10 से शुरू होने वाला अब एक ही ऑप्शन है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ये सारे गलत हो गए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक व्यक्ति कुल 15 में से 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपीज में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 15 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है, तो देखो 10 वस्तुओं की कीमत, 10 की सीपी अगर 15 रुपए है, तो एक की सीपी कितनी हो गई, यानी कि रेमोल आप बोलोगे 15/10 यानी कि 1.5 रुपए, और बेच कितने में रहा है 1.7 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप बोलोगे 0.2 का, कितने पे 1.5 का, और गुणा में 100, ये हो गया परसेंटेज प्रॉफिट। अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये डेसिमल तो कट गया, 3 पच्चे 15 और ये 4 20 पच्चे 100, तो 20 दूना 40/3, तो 13 तिया 39, 13.33 आएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। आपके पास अगला सवाल है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी कि यहां पर हमें क्या बतानी है, माध्यिका। मीडियन का मतलब माध्यिका बतानी है। डेटा आपको ये दे रखा है, क्लास इंटरवल जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, तो यहाँ वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी यानी जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, तो बारंबारता आपको दिया हुआ है। ठीक है, और हमें माध्यिका बतानी है। ऊपर वाली जो लाइन गिवन है वो वर्ग अंतराल है, और जो दूसरी लाइन दे रखी है ये बारंबारता है, और हमें माध्यिका निकालनी है, तो यहाँ पर अब फॉर्मूले से आना होगा हमें। अब देखो यहाँ पर ग्रुप डाटा दिया हुआ है, और जब भी ग्रुप डाटा रहता है तो वैसे केस में हमें जो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है उसका यूज करना होता है। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला जो होता है इसके लिए वो होता है LM, ध्यान से समझना, प्लस n/2 माइनस का f डिवाइडेड बाई FM और इनटू का I, या फिर L आप कह सकते हो। हालांकि L अगर हम पहले लिख लिए हैं तो मैं I लिख देता हूं यहाँ पर। सबका मतलब भी आपको बड़े ध्यान से पता होना चाहिए। देखो LM क्या होता है, अब मैं सबका मतलब अगर लिखूं तो लिखते रह जाऊंगा, इसीलिए डायरेक्ट हम चाहें तो यहाँ पर सोल्यूशन पे आ सकते हैं। देखो मैं समझाते जाता हूँ, LM का मतलब क्या है, LM का मतलब है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, यानी कि लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास मीडियन। अब माध्यिका वर्ग कौन सा है, इसके लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। संचयी बारंबारता जिसको आप इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हो। कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये हो गया आपका वर्ग अंतराल,
या फिर वर्ग, चलो मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये 10th का प्योर मैथमेटिक्स है। वर्ग अंतराल हो गया, उसके बाद बारंबारता जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, फिर आ गया इसके बाद संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी कि कोम्युलेटिव, ठीक है। ये आगे मैं छोड़ देता हूं। अब देखो यहां पर क्या हो गया, वैल्यू लिख लो। वर्ग अंतराल ये वाला हो गया आपका 0 से 5, 1 मिनट, 0 से 5 है, फिर 5 से 10 है, फिर 10 से कितना है 15, और ये कहां तक गया है 35 तक। 10 से 15 के बाद आ गया 15 से 20, फिर 20 से आ गया 25, फिर 25 से 30, और फिर 30 से 35, इस तरीके से गया है। फ्रीक्वेंसी आप लिख लो, 3 से शुरू हो रहा है तो पहला 3 है, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 7, 6 और 5। संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, पहला तो सेम लिखते हैं यानी कि 3, फिर ऐसे ऐड करते हैं 3 और 5 8, फिर 8 और 4 12, फिर 12 और 2 14, और फिर 14 और 7 21, और 21 और 6 कितना हो गया 27, और 5 हो गया 32। ये 32 जो होता है वो टोटल बारंबारता का टोटल जितना वैल्यू आता है वही उसके बराबर होना चाहिए। तो आप इसको जोड़ करके देख सकते हो, जो टोटल आएगा, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता का कुल योग, ये भी 32 आएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ग्रुप मीडियन क्या होता है। ग्रुप मीडियन होता है आपका, अगर हम टोटल बारंबारता को n बोलें तो n/2 या इससे बड़ी, या इससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होती है, ध्यान से समझना, संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें ये संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल यानी कि n/2, n कितना है 32, तो 32 का आधा यानी कि 16, तो 16 या इससे ठीक बड़ी जो होगी उसकी जो वर्ग अंतराल होगा, बड़ी संचयी बारंबारता का, ठीक है, संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल। तो 16 से ठीक बड़ा इसमें संचयी बारंबारता कौन सा है, आप बोलोगे 21, तो 21 का वर्ग अंतराल क्या है 20 से 25, तो ये आपका हुआ मीडियन क्लास, ठीक है। यानी कि मीडियन क्लास ये हो गया। तो अब यहां पर हम सीधे आते हैं फॉर्मूला पर, ध्यान से समझना। देखो अब फॉर्मूले में डायरेक्ट हम एल एम पर आते हैं। एल एम क्या होता है, लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, यानी वर्ग माध्यिका की निचली सीमा। वर्ग माध्यिका अभी हमने निकाला कि वो 20 से 25 है, निचली सीमा यानी कि इसमें से छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू क्या है 20, तो हमने 20 ले लिया। प्लस देखो n/2, n/2 तो हमने यहाँ निकाला ही 16, माइनस एफ, एफ हो गया आपका जो भी माध्यिका वर्ग है, यानी कि ये 20 से 25 इसका बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी 7 है, तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई एफ एम। अब एफ एम क्या हुआ, इससे ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता यानी कि 7 से ऊपर वाले का संचयी बारंबारता, तो ये हो गया 14, और गुना में आई का मतलब कि वर्ग अंतराल में कितने का गैप है, किसी को भी माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो ये 5 आएगा। तो ये हो गया 20, और प्लस 16 में से 7 गया तो 2/14, सॉरी 16 में से 7 गया तो 2 नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर 16 में से 7 क्यों माइनस कर दिया, हमने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा यहाँ पर। यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पर संचयी बारंबारता यहाँ पे लिखनी थी, और एफ एम यानी कि ये एफ एम का मतलब क्या हुआ मीडियन क्लास। देखो यहाँ भी एम था तो ये भी मीडियन क्लास, और एल मतलब उसका लोअर, तो मीडियन क्लास ये था, इसका लोअर यानी छोटा वाला 20 हमने लिखा। एफ एम का मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 थी, तो 7 हमें यहाँ लिखना है। और ये एफ हुआ आपका n/2 यानी इससे ऊपर वाला यानी कि 16, तो यहाँ पर हमने 21 यूज किया था, इससे पहले क्या हो गया 14। अब ये देखोगे कि ये 2/7 आ गया, और गुणा में कितना हो गया 5, तो ये 20 और प्लस 5 गुना 10/7 हो गया। तो ये 20 प्लस 10/7 कितना आएगा 7 एक बार में, और डेसिमल फिर आ गया 3 और 0, तो 7 चौके 28, यानी कि अब इसको जोड़ोगे तो ये 20 और 1 21.4 आ रहा है, तो 21.4 देखो इसमें है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही उत्तर हो गया। अगला सवाल आते हैं, कह रहा है कि मान लीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और बी पर समकोण है। तो ये मानने में हम बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, हमने मान ही लिया बिल्कुल
कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें बी पर समकोण है, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, अब ये सी बच गया अपना, ठीक है। अब tan a जो है वो √3 है, देखो tan a, अब tan a की वैल्यू अगर √3 हो गई तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि tan में √3 किस पर, यानी कि a की कितना डिग्री पर √3 आता है, तो आप बोलोगे कि tan 60 की वैल्यू होता है √3। तो यहां से हमने बोला कि a की वैल्यू तो 60 हो गया, अब a 60 हो गया तो ये कितना होगा 30, 90 में से माइनस कर दो और ये 90 है ही। अब जो पूछेगा वो हम इजिली बता सकते हैं। देखो कह रहा है कि साइन a इंटू कॉस सी, साइन a निकालोगे तो a का मतलब यहां से आपको चेक करना होगा। अब देखो ये भी ध्यान से देख लो, ये √3 था, अब ये वैल्यू अगर √3 है यानी 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1 होगा और 90 के सामने 2 होगा। ये आपने रेशियो जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ट्रिगो में पढ़ लीजिएगा या फिर इस रेशियो का भी यूज कर सकते हैं। तो देखो साइन ए, तो ए के हिसाब से साइन थीटा निकालोगे तो p/h यानी √3/2, तो ये हो गया √3/2 और इंटू का कॉस सी, कॉस सी यहां से निकालोगे तो b/h यानी कि b हो गया √3 और /2, तो ये भी √3/2 आ गया, प्लस कॉस ए, यहां से कॉस निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस साइन सी, यहां से साइन निकालोगे तो वो भी 1/2 आ जाएगा, यहां पर प्लस नहीं है, इंटू, और फिर हो गया, अच्छा इसका अलग मान बताना है देखो, और इसका अलग मान बताना है, ठीक है। तो कॉस ए और कॉस सी ये अलग है, पहले इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे √3 इंटू √3 यानी कि 3 हो गया और 2 2 जा 4, प्लस ये 1 इंटू 1 1 हो गया और 2 2 जा 4, तो 3 और 1 4/4 आ गया, काटोगे तो 1 आ गया, यानी कि पहला वाला उत्तर 1 चाहिए। तो हम पहले ऑप्शन में ही देखेंगे तो देखो इसमें इसमें तो है ही नहीं पहला वाला 1, एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला वाला 1 है, तो दूसरा वाला हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सिंपलीफाई करना है इसको, देखने में लंबा चौड़ा लग सकता है, हालांकि यहाँ पर 30 नंबर सवाल भी यहीं पर लिख दिया है हमने। तो ये देखो a-b का स्क्वायर और प्लस ये कुछ और है और ये कुछ और है, तो आप चाहो तो अलग अलग यहाँ स्क्वायर निकाल सकते हो, या ये दोनों वैल्यू चूंकि सेम है तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a-b का स्क्वायर पूछा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखो 5y और प्लस 12z, अच्छा अलग अलग हो गया, इसमें z है 5 के साथ तो इसमें y है, तो ये अलग हो गया, तो हमें पूरा अलग अलग ही स्क्वायर निकालना चाहिए, फिर इस फॉर्मूले का भरोसा नहीं है यहाँ पर, तो हम अलग अलग निकालते हैं। इसको a-b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो तो ये ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 वाई स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 12 25 60 गुना 120 वाई और जेड, ठीक है। फिर इसको लिख लो, प्लस हो गया ये ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 जेड स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 12 25 60 गुना 120 और जेड और वाई, और यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस 144 और जेड स्क्वायर। अब देखो इसमें ये कैंसिल आउट हो रहा है 120 वाला, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, देखो 25 जेड स्क्वायर और 144 जेड स्क्वायर, तो अच्छा 144 जेड स्क्वायर यहाँ एक माइनस में भी है तो उसको काट दो, 144 जेड स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 25 जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाला और कहीं है तो आप बोलोगे नहीं है, तो 25 जेड स्क्वायर ऐसे ही रह गया और 144 वाई स्क्वायर और यहाँ पर 25 वाई स्क्वायर, तो इसको जोड़ोगे तो ये हो गया 169 वाई स्क्वायर। ये कहाँ पर है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो गया। इसको सॉल्व कर लो, आखिरी सवाल है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, प्लस 0 से कोई लेना देना ही नहीं है, 0 किसी का नहीं हुआ, और 22/2 का स्क्वायर इसको काटोगे तो 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121 और माइनस ये हो गया 8 और प्लस 7 छके 42, ठीक है। अब चाहो तो प्लस वाले को एक जगह ऐड करके माइनस वाले को हटा दो या यूनिट डिजिट पर भी जा सकते हो। देखो मैं एक ही बार कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये 4 और 1 5 और 2 7, तो 17 में से 8 गया तो कितना हो गया 9, ये बच गया 6 और 1 7 और 4 7 4 11, कुछ गलत हो रहा है, गलत नहीं होने देंगे लेकिन हम जोड़ लेते हैं अलग अलग, गलत क्यों करेंगे। देखो 4 और 1 5 और 2 7 और फिर ये हो गया 4 और 2 6 और 6 12 का 2 और 1 और 1 2, 227 में से 8 घटाना है तो ये 219 आ गया और फाइनल आंसर हमने निकाल दिया। और ये लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो कितने घंटे की बनी पता नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चन को मैंने
अच्छे तरीके से समझा दिया है और सब में उत्तर भी ला दिया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आई होप कि आपको पसंद भी आ गया होगा और आपने लाइक भी कर दिया होगा। लाइक नहीं किया तो ये आपकी गलती है, वीडियो सॉल्व कर दिया है हमने। आप ज़रूर से लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी कर लें। और अगला शिफ्ट जो है 20 जन का, वो आपको नेक्स्ट डे में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, एनके मैथ्स।